नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ आप फ्रेम में देख ही रहे हैं भाऊ तोरसेकर जी हैं और हम दोनों ही पुणे में हैं क्योंकि जयपुर डायलॉग का यहाँ पर एक समिट है और वो भाऊ के ही इनिशिएट पे हो रहा है। लेकिन आज चर्चा करेंगे हम दिल्ली की, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, महाराष्ट्र में बनी और अब निरंतरता में ये तीसरा स्टेट है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा था बीजेपी को, 240 सीटें आई थी, लेकिन मैं उसको झटका भी नहीं मानता हूँ इस मायने में क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद अगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आ रही हैं तो ये कम समर्थन नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से 2014 तक चली थी और 10 साल बाद 2014 में कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट गई थी, 44 सीटों पर सिमट गई थी। 10 साल के शासन के बाद भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली। लेकिन संकट क्या था? संकट ये था कि 240 सीटों को भी हार की तरह प्रचारित करने की कोशिश की गई और 99 सीट जीतने वाली कांग्रेस अपने को जीता हुआ दर्शाने की कोशिश कर रही थी, बेशर्मी कर रही थी। अब सिरे से अभी तक ये 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर का हुआ, वो झारखंड का हुआ, हरियाणा महाराष्ट्र का हुआ और अब दिल्ली का हुआ। इन 5 ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। हरियाणा का थोड़ा सा मान लीजिए जहाँ 37 सीटें आई हैं, वरना बाकी सभी जगह बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं भाऊ के साथ, वो तो ये है कि अरविंद केजरीवाल अपना भी चुनाव हार गए हैं, मनीष सिसोदिया अपनी सीट से हार गए हैं, सत्येंद्र जैन अपनी सीट हार गए हैं। यानी जो 3 लोग जेल गए थे उन तीनों को मतदाताओं ने हरा दिया है और आम आदमी पार्टी की बहुत बुरी हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। भाऊ बहुत स्वागत है। भाऊ पहली टिप्पणी क्या है दिल्ली के इस नतीजे पर? मैं तो मजाक में बीच प्रोग्राम में अभिषेक तिवारी को बोल गया, केजरीवाल अब की बार यमुना पार। तो इनको पार दिल्ली से ही भगा दिया। तो बात साफ थी। एक मैं मानता हूँ कि इसमें बीजेपी की बड़ी भारी जीत, ऐसा मैं नहीं मानता। केजरीवाल ने लोगों को बाध्य किया था कि मुझे लात मारकर निकाल दो, मैं ऐसे वैसे निकलने वाला नहीं हूँ। कोर्ट कचहरी, मुकदमे, आरोप, अरेस्ट, गिरफ्तारी, ऐसे निकलने वाला नहीं हूँ, कानून के रास्ते से नहीं, मुझे लात मारकर भगाओ। और पब्लिक को भगाने को बोला था और पब्लिक ने भगा दिया। आपको याद होगा जब कुछ महीने पहले लोकसभा का चुनाव हो गया तो ये जेल में थे, फिर भी इनको कोर्ट ने एक चांस दिया था कि भाई ठीक है, तुम पार्टी के प्रमुख हो तो लोकसभा चुनाव के प्रचार में बाहर जाओ। तो इन्होंने पॉलिटिक्स के बजाय केजरीवाल ने वो भी चुनाव का मुद्दा बनाया कि जेल का जवाब वोट से। तो लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने बता दिया था कि हम इसको यहाँ मुख्यमंत्री नहीं चाहते, इसकी असली जगह जेल में है। तो वो हो गया था, फिर भी ये सामने आ गए, बेशर्मी से सामने पेश आए और लोगों ने बताया। मैं मानता हूँ कि लोगों ने कोर्ट को बता दिया है इसकी जमानत कैंसिल करो, इसको अंदर डाल दो, सिसोदिया को भी डाल दो, सत्येंद्र जैन को भी डाल दो। तो इतनी बिल्कुल साफ चुनाव के नतीजे जो है वो बीजेपी के जिताने के बजाय, बीजेपी की गवर्नमेंट लाने के बजाय, मैं मानता हूँ कि केजरीवाल जैसे एक ठग को जेल में रखो, ऐसा इस मैंडेट का मायने होता है, ऐसे मैं मानता हूँ। भाऊ अगर हम कुल मिलाकर के जो आपने अभी जिस्ट दिया है दर्शकों के सामने कि एक ठग है, एक झूठा आदमी है, पाखंडी है, नाटक नौटंकी करता है, मुंह पर झूठ बोलता है और
लोगों को ठगने की कोशिश करता है। इनको 10 साल 11 साल दिल्ली की सेवा करने का एक मौका मिला था। ये कुछ करके दिखा सकते थे, बजाय इसके कि 3-3 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना करें और झूठे दावे करें। विश्व स्तर के स्कूल बना दिए हैं, हाँ, शिक्षा की क्रांति ला दी है और मोहल्ला क्लिनिक विश्व स्तरीय बना दिए हैं। यमुना को साफ नहीं कर पाए, दिल्ली को पोल्यूशन फ्री नहीं कर पाए। जब भी सर्दी आती है दिल्ली में पोल्यूशन, वो ओड इवन का रोना हर साल का। इसी तरीके से बरसात होती है तो जगह जगह सड़कों पर झीलें बन जाती हैं, सड़कें खड़ी हो जाती हैं। तो एकदम फेलियर, लोगों की आंखों में धूल झोंकना, फ्री वीज का लालच देना और सत्ता में बने रहना। इस बार लोगों ने वो फ्री वीज का भी इनका आश्वासन उठा करके बाहर फेंक दिया। ग्रंथियों को भी ये कह रहे थे कि मैं 18,000 दूंगा, पुजारियों को भी दूंगा, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया दूंगा। यानी कोई इनकी बातों में नहीं आया, इनको ही हरा दिया। नहीं, बिल्कुल हरा दिया। क्योंकि देखो, एक बात 10 साल गए मैं मानता हूँ, लेकिन लोगों के समझ में आ गई कि हमारे पुराणों में, मैंने आपसे ही इसके पहले एक बार हमारे पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि ये मायावी राक्षस है। देखो, सीता माई भी सुवर्ण मृग की लुभावने रूप में भूल भुलैया में फंस गई थी। वो तो साक्षात देवी माता थी सीता मैया। भगवान राम भी उसकी शिकार करने निकले थे। तो हम तो आम इंसान हैं, हम भी फंसेंगे। दिल्ली का आम इंसान जो मतदाता है वो भी भूल सकता है, गड़बड़ कर सकता है, लुभावने आश्वासन में फंस सकता है। तो मैंने आपको बोल दिया था ये मायावी राक्षस है। वो कुछ 6-7-8 महीने 1-1.5 साल पहले की बात होगी शायद, लेकिन मैंने मायावी राक्षस का शब्द इस्तेमाल किया था। तो ये जो होता है वो कभी ना कभी तो सामने आता है ना। जब सीता माई का अपहरण हो गया लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद, तो मायावी राक्षस का असली चेहरा सामने आ गया था। तो मायावी राक्षस लुभावना होता है लेकिन ठग होता है, समझने में देर लगती है। और भगवान को अगर समझने में देर लगती है तो हम तो आम इंसान है। दिल्ली का नागरिक जो है वो आम इंसान है, उसमें फंस गया, कोई बात नहीं। लेकिन जब समझ में आता है तो शिकार हो जाती है। क्योंकि इसके साथ आपको मैंने रावण की जो कहानी बोली है, तो वो समझना जरूरी है कि वहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचे, लंका दहन हो गया। आज हम समझ सकते हैं कि केजरीवाल की पर्सनल हार हुई है। केजरीवाल के 2 निकट जो लोग हैं, सत्येंद्र जैन और सिसोदिया भी हार गए। आतिशी कुछ तरीके से बच गई, आम आदमी पार्टी की लंका लग गई। तो ये रामायण वगैरह कहानियाँ नहीं होती, उसमें कुछ बोध होता है। अगर हम हमेशा उसमें बोध जो है, उसमें जो आशय है, वो अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है ना। ऐसे कोई भी आकर हमें फंसा सकता है, ठगी कर सकता है। तो ये तो ठीक है नहीं, ये कहाँ से ला कर देने वाला था, ये कहाँ से ला कर दे। आपको याद होगा, मैं आपको बोल दूँ कि जब आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं थी और बनना शुरू था, तब इन्होंने क्या बोला था, मैं तो इनकम टैक्स कमिश्नर था, मैं 15-20 करोड़ रुपए खा लेता था और कांग्रेस वालों को 5 करोड़, बीजेपी को 5 करोड़ देकर 10 करोड़ मैं ही खुद हजम कर सकता था। लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे राजनीति बदलनी है। क्या क्या नाटक नहीं किए। लेकिन लोग भी कहते ठीक है भाई, भावना की इसमें बह गया था, बोला होगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर है तो करने दो। लेकिन जब ये बात होती है कि जब आदत सी बन जाती है झूठ बोलने की, तो परिणाम ये आते हैं। कहाँ रुकना, झूठ भी बोलना है तो एक बात समझ में रखो कि झूठ जब तक सामने वाले को हजम होता है तब तक ही बोलना चाहिए, नहीं तो आपका मुखौटा फट जाता है। और वही केजरीवाल का हुआ है। लोगों ने केजरीवाल को, पार्टी को नहीं सिर्फ हराया, उनकी सत्ता नहीं गई है। उनको सबसे बड़ा दुखड़ा केजरीवाल का क्या होगा, जो शीश महल अपने लिए बना के रखा था। तो कॉन्फिडेंस क्या था, देखो, कि मैं मरने तक चीफ मिनिस्टर बन के रहूँगा और शीश महल में रहूँगा और लोग मैं बोलूँगा वही सच समझेंगे। तो वो उनको आईना दिखाया लोगों ने कि तुम असलियत क्या हो।
केजरीवाल की असलियत क्या है वो दिखा दिया है। बाहू जब ये राजनीति में आए थे, अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकले थे, तो उस समय ये पूरे देश के पॉलिटिशियन को भ्रष्ट बताते थे। इन्होंने जंतर मंतर पर किस किस के पोस्टर नहीं लगाए थे। प्रणब मुखर्जी का पोस्टर लगा दिया था, शरद पवार, लालू यादव, चलो उनकी तो छवि वैसी है, उनका तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के पोस्टर चिपका देते थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, कागज़ के इतने बड़े बड़े गट्ठर लेकर के आते थे कि देखो हमारे पास दस्तावेज हैं, और उनमें से एक भी पन्ना कभी इन्होंने मीडिया को नहीं दिया। बस लहराते थे, बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मीडिया वाले उसको लाइव करते थे, एक परसेप्शन क्रिएट करके दूसरों की छवि खराब करके अपने को धवल बता करके, साफ सुथरा बता करके भाग जाते थे। और ये अब तक इनका चल रहा था। अभी भी इन्होंने इस चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना, रोज नए मुद्दे उछालो, पुराने मुद्दों को विस्मृत करने की कोशिश करो, इन पर जो आरोप लग रहे हैं उनको विस्मृत करने की कोशिश करो। तो जनता ने इस बार तय कर लिया था कि भाई ये अब चलेगा नहीं, जो टैक्टिस तुम अपनाते हो। नहीं, बिल्कुल है। एक बात है, देखो ये मैं नहीं मानता कि कांग्रेस चुनाव लड़ी इसलिए ये हार गए या बीजेपी ने तगड़ी ताकत लगाई, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि आम जनता ने तय कर दिया था कि बस ये इंसान नहीं चाहिए, बस ये ठगों की पार्टी नहीं चाहिए। भले इमरान खान चलेगा, शहबाज नवाज चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। ये लोगों, और लोग जब, आम लोग जब तय करते हैं कि भाई ये नहीं चलेगा, तो उसका मतलब साफ होता है कि आप जा रहे हो। और मैं मानता हूँ कि खुद केजरीवाल को उसका आभास हो गया था। वो जिस तरीके से डेस्परेट होकर बोल रहे थे, देखो कुत्ता जो होता है वो जोर शोर से तब भौंकता है जब वो खुद डरा हुआ होता है। और केजरीवाल जिस ढंग से चिल्ला रहे थे, अनाप शनाप आरोप लगा रहे थे, तो उनको डर लग रहा था। केजरीवाल इतने डरे हुए हमको पिछले 10-12 साल में कभी दिखाई नहीं दिए, कभी दिखाई नहीं दी। तो बात साफ है, इनको हराने का लोगों ने तय किया था। हाँ, एक बात होती है कि चुनाव होता है, कोई लड़ाई होती है या कोई मैच वगैरह होती है, तो कोई हारता है, कोई जीता है। लेकिन जीत या हार में एक फर्क होता है, कोई 2 टीम अच्छी लड़ती है, उसमें से अच्छी टीम जीत जाती है। मैं नहीं मानता कि आज का जो दिल्ली का चुनाव है, इसमें बीजेपी बड़ी भारी टीम थी, अच्छी टीम थी, जीत गई, नहीं है। सामने वाली टीम इतनी खराब थी कि उसको हारना ही था, हराना ही था, ये बिल्कुल तय था। अगर ईमानदारी से काम करते, देखो एक बात होती है, आपके जगह पर कितनी ताकत है, आपका सरकार है, आधा राज्य है, भाई एलजी के पास ज़्यादा अधिकार है। अरे शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री थी, उनका कभी एलजी से झगड़ा हमने सुना तक नहीं। इनका हर दिन का झगड़ा चलता था, इनका चीफ सेक्रेटरी से झगड़ा चलता था, इनका सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़ा चलता था, इनका किसके साथ झगड़ा नहीं चल रहा था। और ये आज की बात नहीं, जब 50 दिन के लिए मुख्यमंत्री पहली बार बने, आपको याद होगा रेल भवन के सामने इन्होंने अनशन कर दिया था, रात भर फुटपाथ पर सोए थे। ये कौन होता है? शिंदे। जब शिंदे वहाँ उस वक्त के क्या बोलते होम मिनिस्टर थे और गणतंत्र दिवस था, तो उसके पहले इन्होंने जो तमाशा किया था आपको याद होगा, रेल भवन के पास। रेल भवन के पास। तो बात है कि हम तो दिल्ली के बाप है, ये कौन होते? हमको दिल्ली वालों ने चुना है। असल में दिल्ली वालों ने इनको चुना नहीं था, सुशील कुमार शिंदे की जो पार्टी है कांग्रेस, उसको भी चुना था और उनके सपोर्ट से ये मुख्यमंत्री बने थे, ना कि इनको मुख्यमंत्री लोगों ने चुना था। फिर भी उनका अहंकार देखो तो समझ में आता है, ये मानो एक कुरूक आदमी था, ठग आदमी था, विकृत आदमी था, जिसके एक बहकाव में लोग आ गए थे। और लोग होते कि हम कहीं बोल देते हैं, कोई ऐड आते तो लोग ये कुछ फ्री मिलने वाला है, लोग दौड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के समझ में आता है कि ये हमको ही चीट कर रहा है, वो हमको ही फंसा रहा है, कि दे रहा है तो ठीक है,
तो फ्री में दे रहा है, तो फ्री आता कहाँ से है, इसका दिमाग ठिकाने आ जाता है लोगों का। तो लोग आहिस्ते आहिस्ते समझ में आते हैं कि ये हमारा ही चोरी करके हमारा दूध लेता है, उसमें से मलाई निकालता है और देता है, आपको छाछ फ्री दे रहा हूँ। तो ये लोगों के दिमाग में आ गया। वहाँ से केजरीवाल की हार शुरू हो गई थी, शुरू हो गई थी। शराब ने इनकी हालत खराब कर दी। और भाऊ कुछ दिन पहले जब इन्होंने देखा कि दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है और धमाके के साथ आ रही है, बहुत बड़ा झूठ बोला कि यमुना में जहर मिला रहे हैं। मतलब जो कभी पूरे इतिहास में नहीं हुआ, दुश्मन देशों में भी ऐसा कोई फौज नहीं करती है, वो ऐसा गंदा आरोप लगाना कि साहब यमुना में जहर मिला दिया है। और अभी जब परिणाम आने वाले थे तब कहा कि साहब मेरे 16 संभावित एमएलए को 15-15 करोड़ रुपए का लालच दिया जा रहा है। जब एसीबी पहुंच गई, टीम पहुंच गई कि भाई उन 15-16 लोगों के नाम दो, उनके मोबाइल फ़ोन दो कि किस समय उनके पास फ़ोन आए हैं, किसने फ़ोन किए हैं, किस टाइम फ़ोन किए हैं, क्या कहा है, वो सब बताओ, तो उनको बताने को तैयार नहीं। मतलब खड़े खड़े आप झूठ बोलोगे। नहीं, झूठ, वो जो राहत इंदौरी की शेर शायरी है ना कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, वो जो शेर शायरी है वो बिल्कुल मुझे याद आती है। शायद ऐसी कोई पार्टी बनने वाली है, ये सोचकर राहत इंदौरी ने 25-50 साल पहले ये शायरी बनाई होगी कि झूठों ने झूठों से कहा। यानी केजरीवाल के वॉलंटियर सामने बैठेंगे और केजरीवाल बोलेंगे हम सबसे कट्टर ईमानदार है, तो झूठों ने झूठे से कहा सच बोलो। बंद दरवाजे के पीछे झूठ की मंडी लगी है और दरवाजे पे लिखा है कि सच बोलो। बिल्कुल जो वर्णन उस शेरो शायरी में है, उसी तर्ज पर शायद उसी से प्रेरणा लेकर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। झूठ, हर वक्त झूठ बोलते थे, हर वक्त। क्या सच बोला है आज तक, क्या सच बोला है? और आपको याद होगा जब कपिल सिब्बल हो, हमारे गडकरी हो या अरुण जेटली हो, एक एक ने जब इनके खिलाफ बदनामी की मुकदमे चलाए तो पैर पकड़कर लिखते हुए माफ़ी मांगी है कि मुझे मालूम नहीं था, मैं गलत बोल गया था। तो ऐसे इंसान को एक दिन जनता पूछती है कि भैया आज सच बोल रहे हो, उसका सबूत दो और बाद में वोट देंगे। तो यही हुआ है दिल्ली में। जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल साफ हुआ है, बिल्कुल साफ हुआ है। और ये इसकी सुगबुगाहट लोकसभा चुनाव में आई थी। अगर पूरे देश में बीजेपी के अगर 63 जगह कम हो गई, उसमें से एक भी दिल्ली की नहीं थी। दिल्ली में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर दोनों पार्टियां इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ बोल रही थी, फिर भी लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने 50% से ज़्यादा 53% बीजेपी को वोट दिया था, मोदी को दिया था। तो वो मैं मानता हूँ कि मोदी को भी नहीं दिया था, केजरीवाल के खिलाफ दिया था। शायद कांग्रेस अकेली लड़ती तो लोकसभा में एक सीट जीत भी जाती, लेकिन कांग्रेस भी झूठे के साथ खड़ी हो गई, इसलिए लोकसभा की दिल्ली में एक भी सीट जीत नहीं पाई। तो दिल्ली में लोगों ने उस समय से बोल दिया था हमको इसको हराना है, हमको केजरीवाल नहीं चाहिए। ये झूठों का बड़ा सरताज है, सरदार भी नहीं, सरताज है। इतना झूठा इस देश में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तो झूठ तो बोलेगा, जहर मिलाया है, कुछ भी बोलेगा, उससे क्या मतलब है, उसका कोई लॉजिक है नहीं और शुरू से बोलता है। लेकिन और एक बात मुझे बोलना जरूरी है कि केजरीवाल, ये मैं पहले से मानता था कि ये मीडिया क्रिएशन है। ये इन्होंने, अब देखो स्वाति मालीवाल, मैं आज फिर से बोलूंगा, स्वाति मालीवाल इस मैच की मैन ऑफ द मैच है, क्योंकि स्वाति मालीवाल पिछले 2-4 महीने से जो कुछ वीडियो निकालकर दिल्ली के गली मोहल्ले में जाकर जो वीडियो बना रही थी, दिखा रही थी, वो दिल्ली का मेनस्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा था, क्योंकि वो अपना जो लाल है केजरीवाल, ये मीडिया का लाल था, ना दिल्ली का लाल था, ना हरियाणा का लाल था।
ये मीडिया का लाल था। तो आज अकेला केजरीवाल हारा नहीं है, ये लिटियस दिल्ली की हार है, ये दिल्ली की नेशनल मीडिया की हार है, क्योंकि ये केजरीवाल की सच्चाई नहीं दिखा रहे थे। स्वाति मालीवाल जो उसकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद है वो दिखा रही थी, लेकिन ये छुपा रहे थे। तो दिखा दिया कि अगर तुम सच नहीं दिखाओगे तो केजरीवाल के साथ तुम भी डूब जाओगे, ये बात है। और दूसरी बात है कि ये तो हिंदुत्व की लड़ाई है। मैं तो लोकसभा के बाद रिपीटेडली बोल रहा था कि हिंदू को पछतावा है और इस पछतावे में ये होने वाला है। और एक बात है कि मैंने लोकसभा में बोला था, लोकसभा चुनाव नहीं है, अश्वमेध है। तो अश्वमेध में घोड़ा रोकेगा, उससे लड़ाई होगी और उसका राज जीता जाएगा। ये पहला राज है अश्वमेध का, जो बीजेपी के पास मोदी के पास नहीं था और मोदी का घोड़ा रोकने की कोशिश कर रहा था अश्वमेध का। तो ये पहला राज जीत लिया है। उसके बाद बहुत सारे जो बिगर बीजेपी राज है वो जीते जाएंगे, क्योंकि ये घोड़ा रुकने वाला नहीं। मोदी और बीजेपी की जीत का ये अश्वमेध का घोड़ा है। भाऊ, दो कनेक्टेड सवाल हैं। इस चुनाव के संदेश और संकेत क्या हैं? नंबर 2, अब केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का क्या होने जा रहा है? अब पहली बात है कि ये संकेत साफ है कि जो लोकसभा में हुआ है वो गलती लोग क्लियर कर रहे हैं कि गलती हो गई। हम आलसी बैठ गए, हमने पूरी ताकत लगाकर ध्यान देकर सनातन की लड़ाई नहीं लड़ी। तो हमारा सेनापति अगर जर्जर हुआ है, जख्मी हुआ है, तो उसको मरहम पट्टी तो करनी पड़ेगी। तो ये सब वही हो रहा है। और दूसरा जो सवाल है आपका कि केजरीवाल उनकी पार्टी का क्या होगा, तो वो तो मीडिया क्रिएशन था। और ये राष्ट्रवादियों के खिलाफ खड़े होने वाले जो फोर्सेस है, जिन पर आरोप लगाए, लालू हो, मुलायम हो, जो पार्टियों के खिलाफ आरोप करते करते यहाँ तक पहुँचे थे। देखो, केजरीवाल कभी भी पार्टी बनाते वक्त बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते थे, वो सब पार्टी के खिलाफ बोलते थे। तो आपकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी के खिलाफ कैसी हो गई? तो यही हम समझ पाते हैं कि ये लड़ाई आगे जाने वाली है और केजरीवाल की पार्टी मैं मानता हूँ कि खत्म होगी। देखो, कांग्रेस ने एक समझदारी की बात की, कांग्रेस ने ये बात समझ, जो गलती कांग्रेस ने 12 साल पहले की थी 2013 में कि बीजेपी को सत्ता के बाहर बिठाओ, इसलिए इस मायावी राक्षस को इतना बड़ा बना के रखा। तो पहली बात, केजरीवाल को हराना जरूरी है अगर अपना वजूद कायम रखना है। ये दिमाग कांग्रेस का जो ठिकाने आया है, वहाँ से कांग्रेस रिवाइवल शुरू हो गया। अब जब कांग्रेस का रिवाइवल होगा तो आम आदमी पार्टी का अस्त यानी ह्रास जरूरी है, अपरिहार्य है, होने वाला है। और जब यहाँ होगा उसका अगला स्टेप जो है वो हम पंजाब में देखेंगे, क्योंकि अब केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहा तो केजरीवाल कुछ दे नहीं सकता। ये जब वॉलंटियर्स के दिमाग में आता है तो वो बगावत शुरू कर देते हैं। एक इंसान की पार्टी थी, अब वो एक इंसान की नहीं रहेगी। तो जो जीता है वो सिकंदर होता है। भाऊ, कई बार लोग बहुत अतिरेक में, आवेश में आकर के कहते हैं कि देखो, ये अरविंद केजरीवाल रोज़ाना गालियां बक रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मोदी जी उठा करके इसको बंद क्यों नहीं करते, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। उनकी भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी समय आने पर संभवतः पूरी एक रणनीति बना करके, वो कहते हैं ना कि ठंडा करके खाना, और जब समय आता है तो जवाब देना। तो वो रणनीति नरेंद्र मोदी की काम आ रही है। जगह जगह हम देख रहे हैं ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल साफ होता है। देखो, मैं मानता हूँ कि एक ऐसा दुनिया भर माना जाता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया अगर
सेनापति कौन होगा तो उसको नेपोलियन मानते हैं। और नेपोलियन का एक वचन मुझे बहुत पसंद है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी हमेशा उसका अनुकरण करते हैं। तो नेपोलियन कहता है कि अगर आपका दुश्मन आत्महत्या करने जा रहा है तो उसमें हस्तक्षेप मत करो। आपका दुश्मन अगर मरने ही वाला है तो उसके खून से अपने हाथ मत रंगो। तो मोदी जी वही करते। अगर केजरीवाल को विक्टिमहुड दे दिया तो वो रिवाइवल कर सकते। तो जो अपनी मौत मर रहा है उसको मारने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। यही तो कांग्रेस के बारे में हो गया था। हाँ, एक बात है कि दिल्ली में बीजेपी की टीम उतनी तगड़ी लड़ाई नहीं करती थी, इस बार वो हो गई। इस बार वो हो गई क्योंकि उसमें एक डेंजर था, अगर इस बार केजरीवाल जीत जाता तो वो बीजेपी की अकेले की हार नहीं थी, वो कांग्रेस की भी हार हो सकती थी। और कांग्रेस की हार का मतलब केजरीवाल आगे चलकर इंडी अलायंस की लीडरशिप पर दावा कर देते। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की एक ही स्ट्रैटेजी थी कि इसको इंडी अलायंस का लीडर नहीं बनने देना है, तो बीजेपी ने उसको हराना है और उसमें कांग्रेस को हो सके उतनी मदद करनी है अपने रिवाइवल के लिए। तो दोनों के गोल एक थे, एक दूसरे के खिलाफ हो गए, लेकिन दोनों के गोल एक थे कि कोई भी हो। लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा बोलते थे कि बड़े राक्षस को खत्म करने के लिए छोटे राक्षस की मदद ले लो, लेकिन छोटे को बड़ा मत होने दो। तो केजरीवाल जरूरत से ज्यादा बड़ा राक्षस हुआ था। और ये जब कांग्रेस के भी समझ में आया, कांग्रेस और बीजेपी ने अनजाने में एक संयुक्त नीति बनाई जिसके तहत ये बड़ा राक्षस खात्मा हो गया, जिसका रिपरकेशन, जिसका रिफ्लेक्स हम पंजाब में भी देखेंगे आगे चलकर। भाऊ, आखिरी सवाल, अब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में काम करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। बीजेपी को काम तो करना पड़ेगा। देखो, एक बात है, दिल्ली की बात क्यों कर रहे हैं? मैं अभी पिछले 2 महीने में पत्रकार संगठन मुझे बहुत बुला रहे हैं और उनसे मेरी इंटरेक्शन ज़्यादा हो रही है। तो मैं हर जगह पत्रकारों से, वहाँ के लोकल पत्रकारों से पूछता हूँ कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, नाम बोलो। अरे पत्रकारों को याद नहीं रहता गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है। यानी 12 साल जो गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, जो आज देश का प्रधानमंत्री है, उसी गुजरात का आज का मुख्यमंत्री बहुत सारे पत्रकारों को याद नहीं आता। लेकिन गुजरात ढंग से चल रहा है, गुजरात की पॉलिटिक्स अच्छी चल रही है, गुजरात की गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, गुजरात की अपोजिशन अच्छी चल रही है। इसका कारण एक ही है, लीडर छोटे हो रहे हैं, राज्य बड़े हो रहे हैं। राज्य प्रशासन, कारोबार, गवर्नेंस बड़ा हो रहा है। और मैं मतलब ही गवर्नेंस ऐसा मानने वाले जो लीडर पैदा हो रहे हैं, उनको खत्म करना, यही मोदी और शाह की भविष्य की नीति है। हम बीजेपी के अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर देखें तो आपको पता चलेगा, यहाँ का बदला, वहाँ का बदला, और बिल्कुल नए चेहरे, बिल्कुल नए चेहरे। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, अच्छा काम हो रहा है। नेता बड़ा नहीं, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोगों का हित बड़ा होता है, और लोगों का हित बड़ा करने वाला गवर्नमेंट ही गवर्नेंस होता है। फ्री रेवड़ी, कुछ लुभावने वादे करो, इससे गवर्नेंस नहीं होता। तो हम हरियाणा से लेकर, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह देखें तो आपको पता चलेगा कि लोग बड़े हो रहे हैं, लोगों की एम्बिशंस बड़ी हो रही है, नेता छोटे हो रहे हैं। और यही आगे चलकर हमारे देश का भविष्य होना चाहिए। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।